सही। अच्छा असनाद मलिक, ये भी बताएगा कि आज अदालत ने बड़ा वाज़ेह किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है इलेक्शन कमीशन, लेकिन इससे पहले इलेक्शन कमीशन बारहा बार कह चुका कि हम एक अलग इदारा हैं, हम पाबंद नहीं हैं। तो क्या ये दो अदारों के दरमियान तसादुम वाली सूरत हाल नहीं है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे जो है वो हर इदारे और इवन जो हाई कोर्ट हैं, लोअर कोर्ट हैं, वो पाबंद हैं कि उसको अमल दरामद। ये जो कहना कि जी हम आईनी इदारा हैं तो आईनी कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम पे बाइंडिंग नहीं है, ये मेरा ख्याल है गलत इंटरप्रिटेशन है। और हुकूमती खुद लीगल टीम जो है वो इलेक्शन कमीशन को बता चुकी है ये चीज। तो फिर समझ नहीं आ रही कि क्यों इलेक्शन कमीशन इस हवाले से रिलेक्टेंस शो कर रहा है। मुझे जो लग रहा है कि अब इस वजाहत के बाद जो है वो चांसेस यही हैं कि जो है वो इलेक्शन कमीशन कम से कम ये जो रिजर्व सीट ये हुकूमती जमातों को अब इशू नहीं करेंगे। सही। अच्छा जहाज़ेब, आप ये बताइएगा, दूसरी वजाहत इलेक्शन कमीशन के मांगने पर जारी की गई है, तो क्या इस बार दोनों जानिब से वकील भी पेश हुए थे? देखिए, पहले भी जो वजाहत जारी हुई थी उसमें भी किसी फरीक को नहीं सुना गया था। जो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो पहली वजाहत 14 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने जारी की, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि 15 सितंबर को मुमकिन तौर के ऊपर मुजवजा आईनी तरमीम को पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और इतवार के दिन ही ये तय हुआ था कि काबीना का पहले इजलास होगा, उसमें मुसवजे की मंजूरी होगी और फिर उसके बाद 15 सितंबर को इतवार के रोज जो है वो तरमीम पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी। अब जो इस वक्त आजकल की सूरत हाल है, इस वक्त भी हम देख रहे हैं, बातें हो रही थी कि 19 अक्टूबर को मुजवजा आईनी तरमीम के मामले के ऊपर पार्लियामेंट में कोई सेशन हो सकता है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी हो रही हैं। तो उस वक्त एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजों की ये वजाहत जारी करना, ये बहरहाल इसके ऊपर एक सवाल तो मौजूद है। 2 सफ़ात ये 8 जजेस की जानिब से लिखे गए हैं। ये 1-2 दिन में पहले भी जैसे ही इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई वजाहत तलब की थी तो उस वक्त भी जारी हो सकते थे। पहले भी इस मामले पे कि ये इतने डिले से इलेक्शन कमीशन ने पहली वजाहत क्यों जारी की, उसके ऊपर सवालात उठाए गए। अब दोबारा से ये सूरत हाल देखने को मिल रही है। तो इसमें एक हद ये ज़रूर है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर कर देना चाहिए और रिव्यू को समाअत के लिए मुकर्रर करके ये जितने भी इस वक्त जिन दुश्वारियों का या जिन रुकावटों का इलेक्शन कमीशन कह रहा है या जो स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखकर पार्लियामेंट को बताया है, तो इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। इससे पहले भी गर्मियों की छुट्टियों से पहले जब रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर करने की राय प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में, क्योंकि वो अकलियती राय थी चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की, उनकी जानिब से दी गई, लेकिन उस वक्त के जजेस कमेटी के में शामिल 2 जजेस जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद हम इस रिव्यू को जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर कर लेंगे। गर्मियों की छुट्टियां भी गुजर गई और अभी तक वो रिव्यू जो है वो फिक्स नहीं हुआ हेयरिंग के लिए। तो अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर क्या फैसला करती है, क्योंकि अब तक की इतलात तो ये आ रही हैं इलेक्शन कमीशन के हवाले से कि कोई हतमी नतीजा या कोई हतमी फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस मामले पे नहीं किया जा सका। इससे पहले भी कुछ ऐसे अदालती फैसले मौजूद के हवाले से मिसालें मौजूद हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला दिया बिलखुसूस आर्टिकल 62(1)(f) का, जिसमें लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई। पार्लियामेंट ने कानून बनाया और कहा कि ताहयात नाअहली नहीं होगी। फिर वो मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और सुप्रीम कोर्ट ने उस लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन के उस फैसले को रिवर्स किया। तो ये एक डिबेट बहरहाल मौजूद है। तो अब अगर रिव्यू समाअत के लिए मुकर्रर किया जाता है तो इससे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो सकती हैं। सही। अच्छा असनाद मलिक, ये बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मामला डिले किया जा रहा है और फिर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत भी तलब की गई। अगर अब ये मामला फिर डिले होता है किसी भी वजह से, तो क्या इलेक्शन कमीशन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई हो सकती है? देखिए जी, एक तो नजरसानी के हवाले से इलेक्शन कमीशन को दरखास्त देनी चाहिए थी और ये सवाल चीफ जस्टिस काजी फैसा से पूछना चाहिए कि वो जब कमेटी उन्होंने अपने हम ख्याल जज को शामिल करके और मंसूर अली शाह ने उस कमेटी से बाइकाट कर दी, तो उन्होंने ये केस क्यों नहीं लगाया और उन्होंने 63 के हवाले से जो नजरसानी थी वो फिक्स की। तो
बज़ाहिर ये लग रहा है कि जस्टिस काजी फैसल को मालूम था कि मेजॉरिटी जजेस वही फैसला करेंगे जो 12 जुलाई को फैसला था। जहाँ तक इलेक्शन कमीशन का मामला है, इलेक्शन कमीशन में भी वहाँ तकसीम बड़ी वाज़ेह है और जिसकी वजह से फैसला नहीं हो पा रहा। तो अब इस क्लैरिफिकेशन के बाद मेरा ख्याल है कि पोलिटिकली मौलाना फजल रहमान की पोजीशन फिर मजबूत हो गई है। अब ये है कि फिर हुकूमत को मौलाना फजल रहमान को ही मनाना पड़ेगा, क्योंकि एक ये राय भी थी कि अगर मौलाना साहब नहीं मानते तो इलेक्शन कमीशन फैसला करके और मखसूस नशिस्तें दे के और फिर नेशनल असम्बली में कम अज कम जो है वो नंबर 224 का वो पूरा कर लिया जाए। लेकिन अब ये है कि जो इस वजाहत के बाद पहली बात है मौलाना फजल रहमान की पोजीशन मजबूत हुई है। अब जब हुकूमत ने बात जो भी करनी है वो मौलाना फजल रहमान से ही करनी है और इतलात हैं कि अभी बिलावल भुट्टो जरदारी दोबारा जा रहे हैं मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करने। तो मेरा ख्याल है कि आईनी तरमीम जो है वो इतनी बड़ी एक मामला हो रहा है जहाँ इस आइन का ढांचा जो है वो तकरीबन तब्दील किया जा रहा है, तो बेहतर है कि कंसेंसस से किया जाए बजाय इसके कि जो पर्सिव एक्शन ले के आप MNAs को दबाव में डाल के और 1-2 नंबर ऊपर करके और इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है यही कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो दूसरा, जल्दी नहीं होनी चाहिए, 2-3 दिन 5 दिन और मजीद भी लग सकते हैं। और फिर जो इतलात थी कि मौलाना फजल रहमान तो तकरीबन वो सारी बातें उन्होंने कहा था कि हम कंसेंसस हमारा बन चुका है, कुछ इश्यूज पे हमें है मामला और वो भी हल हो जाएगा। फिर क्या वजह है कि हुकूमत जो है वो बजाय इसके कि मौलाना फजल रहमान से नेगोशिएट दोबारा करती, उन्होंने ये दूसरे हरबे आजमाना शुरू किए। तो बाकी मेरा ख्याल है कि अभी भी इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वर्ली हियरिंग की दरख्वास्त दे और इलेक्शन जो है वो ताकि वो नजरसानी की समात जो है वो फिक्स हो। लेकिन बज़ाहिर सबको मालूम है कि 8 जजेस की इस क्लैरिफिकेशन के बाद नजरसानी में भी वही फैसला आना है जो 8 जजेस ने आज यानी ये जो क्लैरिफिकेशन जारी कर दी है। लेकिन बज़ाहिर ये भी है कि हुकूमत और इलेक्शन कमीशन चाह रही होगी कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन के हवाले से जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होने जा रही है वो हो जाए, ताकि फिर ये जो रिव्यू है ये वो कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन या कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास ये मामला जाएगा। तो इस वजह से इसको डिले किया जा रहा है और इस नजरसानी की तरफ नहीं जाया जाएगा और वेट किया जाएगा कि किसी न किसी तरह जो है वो आईनी तरमीम हो जाए और उसके बाद जो है वो जो बेंच बन जाए नया, जिसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, और वो इस केस की समाअत करे, क्योंकि उसमें प्रपोज जो ड्राफ्ट है उसमें बड़ा वाज़ेह है कि जो 184(3) के और ये कई ऐसे जो केसेस हैं मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन के जिनमें रिव्यू या अपील या कोई चीज़ पेंडिंग है, तो वो उन पे जो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच केस की समाअत करेगा। तो अब देखते हैं क्या सूरत हाल बनती है। बहरकत ये जैसे मैंने पहले बताया कि ये सुप्रीम कोर्ट की राय नहीं है, अटॉर्नी जनरल ऑफिस की राय है कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है इसको आप सिंपल लेजिस्लेशन से ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये जब इतना क्लियर पोजीशन है और जहाँ तक 62(1)(f) के हवाले से है कि जी वो सिंपल लेजिस्लेशन से वो 5 साल सजा जो डिस्क्वालिफिकेशन कर दी गई थी, तो वो जो जजमेंट आया था उसमें उन्होंने बड़ा वाज़ेह किया था कि जो जजमेंट का इफेक्ट है वो सिंपल लेजिस्लेशन से खत्म हो सकता है या नहीं, इस मामले को हम नहीं एडजुडिकेट करेंगे और इसको पेंडिंग रखेंगे। उस पर नहीं आई है फाइंडिंग अभी तक कि क्या 62(1)(f) को की जो जजमेंट थी याद मैली है उसको सिंपल लेजिस्लेशन से 5 साल किया जा सकता है या नहीं, उस पर कोई जो है फाइंडिंग नहीं आई। तो बारकाफ अब मेरा ख्याल है कि अब हुकूमत को मौलाना फजल रहमान साहब से बात करनी होगी और उनके साथ कंसेंसस बना के जो है वो आईनी तरमीम करनी होगी। सही। अच्छा, जहाँ से ये बताएगा इलेक्शन कमीशन को डेफिनेटली अंदाज़ा तो होगा कि फ़ैसला उनके हक़ में भी आ सकता है, उनके अगेंस्ट भी आ सकता है। तो फ़ैसला अगर उनके हक़ में नहीं आता, जो कि हुआ है, तो अगला लाहेमल क्या इख्तियार किया जा सकता है? क्या क्या ऑप्शंस हैं इलेक्शन कमीशन के पास अब भी? जहाँ ज़ेब अब्बासी आप हमें सुन पा रहे हैं? हसनात मलिक, आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि इलेक्शन कमीशन को अंदाज़ा होगा कि फ़ैसला हक़ में नहीं आता अगर, तो फिर वो आगे क्या क्या ऑप्शंस इख्तियार कर सकते हैं? जजमेंट को अमल दरामद